तारीख थी 28 दिसंबर 2022। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। तभी पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक अस्पताल में एक व्यक्ति रोता हुआ भागते हुए आता है और कहता है कि रास्ते में 3 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है और मेरी पत्नी को गोली मार दी है। गोली लगने की बात सुनते ही अस्पताल में हड़कंप मच जाता है और डॉक्टर भागते हुए कार के पास आते हैं। गोली बिल्कुल कान में सटाकर मारी गई थी। जांच के तुरंत बाद गाड़ी में पड़ी महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। पता करने पर पता चलता है कि मरने वाली महिला कोई आम महिला नहीं, बल्कि झारखंड की एक जानी मानी डांसर और एक्ट्रेस है। वैसे तो इनका असल नाम रिया कुमारी था, मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यह ईशा आलिया नाम से मशहूर थी। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल लग रहा था, इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। तो आखिर ईशा आलिया उर्फ रिया कुमारी की मौत की वजह क्या थी, उनकी हत्या किसने की थी और क्यों की थी, जानेंगे इस वीडियो में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप लोगों में से बहुत कम लोग ही होंगे जो ईशा आलिया को नहीं जानते होंगे। मैं भी इससे पहले नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे सब पता है। वही ईशा आलिया जो 1 साल पहले तक कई स्थानीय भाषाओं की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी चेहरा हुआ करती थी। यूट्यूब की दुनिया में उनके लाखों चाहने वाले थे। रिया का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, मगर उनके सपने काफी बड़े थे। पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए ये मौके की तलाश में लग जाती हैं। बहुत जल्द इन्हें मौका भी मिल जाता है। बहुत कम उम्र में ही ये म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते लोग इन्हें काफी पसंद करने लगते हैं और फिर यह झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के भी स्थानीय भाषा की म्यूजिक एल्बम में काम करने लगती है। उन्होंने अपनी करियर रिया कुमारी के तौर पर शुरू किया था, मगर देखते ही देखते ये ईशा आलिया के तौर पर पहचाने जाने लगती है। जैसे जैसे रिया कुमारी की लोकप्रियता बढ़ती है, उन्हें इंडस्ट्रीज में काम करने वाले बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रिया को अपनी एल्बम में लेने लगते हैं और बदले में इन्हें काफी अच्छा पैसा भी मिलने लगता है। काम के सिलसिले में ही एक दिन रिया की मुलाकात प्रकाश कुमार नाम के एक व्यक्ति से होती है। बातचीत के बाद पता चलता है कि प्रकाश कुमार झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूसर है। काम के सिलसिले में प्रकाश कुमार एक दिन रिया को मिलने के लिए बुलाता है। बातचीत के बाद रिया प्रकाश कुमार की म्यूजिक एल्बम में काम करने के लिए राजी हो जाती है। इसी काम के दौरान दोनों की मुलाकात रोज रोज होने लगती है और फिर देखते ही देखते यही रोज रोज की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद रिया कुमारी प्रकाश से शादी भी कर लेती है। रिया ने काफी सपना संजोकर प्रकाश को अपना हमसफर चुना था, मगर शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में ही रिया को पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल प्रकाश पहले से ही शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे, मगर वह रिया से इस बात को छुपाए रखता है और धोखे से रिया को अपनी दूसरी पत्नी बना लेता है। कमाल की बात तो यह थी कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। शुरू में इस बात को लेकर रिया और प्रकाश में काफी झगड़ा होता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मगर एक समय बाद दोनों का रिश्ता सामान्य हो जाता है। रिया को लेकर प्रकाश झारखंड को छोड़कर कोलकाता में रहने लगता है। यहीं रहते हुए रिया बतौर डांसर अपने करियर को आगे बढ़ती है और एक के बाद एक कई रीजनल लैंग्वेज की म्यूजिक एल्बम में काम करती रहती है। यूट्यूब की दुनिया में भी इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल होती है। रिया का प्रोफेशनल करियर भी काफी अच्छा चल रहा था और पर्सनल लाइफ में भी चीज कुछ हद तक सुधर चुकी थी। अब रिया एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। रिया ने एक बेटी को जन्म दिया था। इन दोनों की जिंदगी कुल मिलाकर ठीक ठाक चल रही थी, मगर 2022 के अंत में सब कुछ बदल जाता है। हमेशा की तरह नए साल के कुछ दिन पहले रिया अपने पति के साथ काम के सिलसिले में झारखंड आती है और फिर 28 दिसंबर 2022 को झारखंड से वापस कोलकाता जाने लगती है। रिया और प्रकाश कोलकाता अपने घर पर पहुंच पाते उससे पहले एक हिला देने वाला दावा करते हुए प्रकाश कुमार भागते हुए हावड़ा जिले के ही एक अस्पताल पहुंचता है। प्रकाश के दावे के मुताबिक वह हावड़ा के बगनान क्षेत्र के NH-16 के करीब सुबह सुबह कुछ जरूरी काम से गाड़ी से उतरा ही था
कि तभी वहां पर 3 नकाबपोश लोग आते हैं और वह प्रकाश के साथ मारपीट कर उसका सामान लूटने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब कुछ होता देख गाड़ी में बैठी रिया अपनी 3 साल की बेटी को गाड़ी में ही छोड़कर गाड़ी से नीचे उतरती है और प्रकाश की मदद करने के लिए आ जाती है। प्रकाश के बयान के मुताबिक वह तीनों गुंडे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और उसे बुरी तरीके से मारते हैं। यह सब देखकर रिया बीच बचाव करने आती है। जब रिया बदमाश को रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी एक बदमाश अपनी बंदूक निकालता है और रिया को गोली मार देता है। प्रकाश के मुताबिक उसके साथ ये लूटपाट की घटना सुबह के लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच हुई थी। रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी, इसलिए गोली मारते ही जब गुंडे भाग जाते हैं तो वह रिया को गाड़ी में डालता है और अस्पताल की तलाश में लग जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। इनसे वह पूछता है कि क्या आप पास कोई अस्पताल है। जवाब में वहां मौजूद लोग प्रकाश को एक स्थानीय अस्पताल के बारे में बताते हैं। प्रकाश भागते हुए अपनी पत्नी को लेकर वहां जाता है और अपनी सारी बातें सुनाता है। प्रकाश की बातें सुनते ही डॉक्टर की टीम कार तक आती है और जांच करते ही कंफर्म कर देती है कि रिया कुमारी की मौत हो चुकी है। रिया की मौत की बात सुनते ही प्रकाश पागलों जैसी हरकत करने लगता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। इतनी देर में अस्पताल प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के बाद कोलकाता पुलिस की एक टीम भी अस्पताल पहुंच जाती है और कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जबकि प्रकाश को वहीं बैठने के लिए कहा जाता है। जिस गाड़ी से प्रकाश और रिया ट्रैवल कर रहे थे, उस गाड़ी को पुलिस जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। पुलिस प्रकाश से घटना के बारे में पूछताछ शुरू करती है। शुरुआती दौर की पूछताछ में ही प्रकाश का बयान बदलने लगता है। पहले वह कहता है कि वह पेशाब करने के लिए गाड़ी से उतरा था। थोड़ी देर बाद वह कहता है कि बेटी रोने लगी थी, इसलिए हमने गाड़ी रोकी थी। कुल मिलाकर बदलते बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती है और प्रकाश से पूछताछ का सिलसिला लंबा होता चला जाता है। पूछताछ में प्रकाश पुलिस वालों को बताता है कि जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, अचानक से 3 लोग आए और वो उससे मारपीट करने लगे। जब वह तीनों प्रकाश को मार रहे थे तो बीच बचाव करने रिया आती है। प्रकाश के मुताबिक रिया के आते ही उन तीनों में से एक व्यक्ति अपने पास से पिस्तौल निकालता है और रिया की कान के पास बिल्कुल सटाकर गोली चला देता है। पुलिस को प्रकाश के इस बयान पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश के शरीर पर चोट के एक भी निशान नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ दूसरे को गोली मार दी जाए, जबकि उसी के साथ मौजूद दूसरे शख्स को खरोच तक न आए। प्रकाश ने दावा किया था कि NH-16 के महेश रेखा ब्रिज के पास उसने अपनी कार रुकी थी। पुलिस इस पर भी सवाल करती है, क्योंकि यह वैसी जगह थी जहां पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं थी, तो आखिर यहां पर प्रकाश अपनी कार कैसे रोक सकता है। पुलिस के सामने प्रकाश बयान देता है कि 3 लोगों ने उन पर हमला किया। जब पुलिस इस दावे की पुष्टि के लिए उसे इलाके में मौजूद सभी CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है, तो पुलिस को एक भी ऐसा CCTV फुटेज नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि कोई प्रकाश की गाड़ी का पीछा कर रहा हो। मतलब कुछ भी संदिग्ध नहीं था। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस के लिए शक के दायरे में प्रकाश खुद ही आ जाता है। हालांकि पुलिस आगे कोई कार्यवाही करने से पहले कार की फोरेंसिक जांच तथा रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। जब रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक अलग ही खुलासा होता है। प्रकाश के मुताबिक 3 लोगों ने उन पर सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास हमला किया था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि रिया को कम से कम रात के 1 से 2 बजे के बीच गोली मारी गई है। कार से जुड़ी रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आती है तो पुलिस का प्रकाश पर शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जांच में कार के अंदर 9mm बुलेट का खोखा मिलता है। अब अगर प्रकाश के मुताबिक रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी, तो आखिर यह खोखा गाड़ी के अंदर क्या कर रहा था। इधर पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी कि रिया की मौत की खबर सुनकर रिया का भाई और मां रांची से कोलकाता आ जाते हैं और प्रकाश पर अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं। यह लोग एक और खुलासा करते हैं कि लगभग कुछ दिन पहले ही रिया और प्रकाश का काफी झगड़ा हुआ था। उसके बाद प्रकाश घर छोड़कर चला गया था। हालांकि वह अचानक से वापस घर आया और फिर रिया को कोलकाता लेकर चला आया। रिया की मां एक और खुलासा करती है कि इससे पहले भी प्रकाश ने रिया की जान लेने की कोशिश की थी, मगर वह तब बच गई थी। अब पुलिस वाले शक्ति से पूछताछ का सिलसिला शुरू करते हैं तो आखिरकार
प्रकाश कुमार का सारा झूठ बेनकाब हो जाता है। पूछताछ में खुलासे के मुताबिक रिया से प्रकाश ने शादी जरूर कर ली थी, मगर यह शादी उसने सिर्फ रिया का पैसा हड़पने के लिए की थी। रिया को दिखाने के लिए वह अपनी पत्नी से अलग रहता था, जबकि वास्तव में वह अभी भी पहली पत्नी के कांटेक्ट में था। शादी के कुछ ही समय बाद प्रकाश प्रिया को अपने रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाता है, मगर कई कोशिशों के बावजूद वह कामयाब नहीं हो पाता है। अंत में प्रकाश अपने एक भाई संदीप कुमार के साथ मिलकर रिया के खिलाफ साजिश करता है और ये सभी मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना रिया की हत्या कर दी जाए और फिर इस हत्या को लूटपाट की कोशिश में की गई हत्या का रूप दे दिया जाए। इसी के बाद रिया से झगड़ा होने के बावजूद प्रकाश वापस रिया के पास आता है और कुछ दिनों तक खुशी खुशी उसके साथ रहता है और फिर अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रिया को लेकर कोलकाता के लिए निकल जाता है। मगर रास्ते में ही जब प्रिया को नींद आ जाती है तो प्रकाश का भाई संदीप कुमार सोई हुई रिया के सर में बिल्कुल सटाकर गोली मार देता है। इसके बाद संदीप वहां से भाग जाता है, जबकि इस मर्डर को लूटपाट की कोशिश में की गई मर्डर का रूप देने के लिए प्रकाश रिया के शव को बड़ी सावधानी के साथ गाड़ी में रखकर आगे बढ़ता रहता है और फिर अस्पताल ले जाकर अपनी बनी बनाई कहानी सुनाता है। खुलासे के बाद तुरंत यानी हत्या की अगले ही दिन 29 दिसंबर 2022 को ही रिया के पति प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रकाश ने अपने बयान में हत्या की साजिश में अपने भाई संदीप को भी शामिल बताया था, इसलिए पुलिस की कई टीम संदीप की तलाश में लग जाती है और फाइनली 31 दिसंबर को संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस रिया के दोनों कातिलों को गिरफ्तार कर चुकी थी। प्रिया के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि इस साजिश में प्रकाश की पहली पत्नी भी शामिल है। पुलिस की जांच में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसने प्रकाश और संदीप को बंदूक उपलब्ध करवाई थी और उस व्यक्ति का नाम भी संदीप ही था। अब पुलिस इस दूसरे संदीप की तलाश में लग जाती है, मगर कई हफ्तों के बीत जाने के बाद भी संदीप का कहीं अता पता नहीं चलता है। हालांकि कोलकाता पुलिस हिम्मत नहीं हारती है और दिन रात की मेहनत के बाद बिहार की राजधानी पटना के पास के एक गांव से गुप्त सूचना के आधार पर साल 2023 के फरवरी महीने में संदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को इस दर्दनाक हत्याकांड में शामिल तीनों अपराधियों का पता चल चुका था, मगर पुलिस अभी भी इस हत्या के वास्तविक कारणों का पता नहीं लगा पाई थी। पहले तो दावा किया गया था कि प्रकाश बस रिया से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए उसने यह हत्या करवाई, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि वास्तव में प्रकाश लाखों के कर्ज में डूबा हुआ था। उसका पिछला कुछ फिल्मी प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया था, इस कारण वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। इसी के बाद वह तय करता है कि अगर रिया की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो रिया का जो लाखों रुपए का इंश्योरेंस है वह पैसा उसे मिल जाएगा। इन पैसों के बल पर वह अपना कर्ज भी चुका सकता है और फिर ऐश की जिंदगी भी काट सकता है। प्रकाश अपना यह प्लान अपने भाई से डिस्कस करता है और इसी के बाद यह लोग तय करते हैं कि रिया को खत्म कर दिया जाएगा और फाइनली साजिश के तहत 28 दिसंबर 2022 को रिया की हत्या कर दी जाती है। जब रिया की हत्या की गई थी उस समय कार में रिया की एक 3 साल की बेटी भी मौजूद थी। जब रिया को गोली मारी गई थी तब यह बच्ची भी सो रही थी, इसलिए यह पुलिस को बहुत कुछ नहीं बता पाती है। फिलहाल इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यह तीनों आरोपी जेल में हैं। यह पूरा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जहां पूरी सुनवाई के बाद सजा का ऐलान होना बाकी है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।